डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्यों कम हो जाता है? ये बनता कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे होता है, रिलीज कहाँ से होता है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? इसके कम होने की वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है पेशेंट में, उसमें पेशेंट को प्यास ज्यादा क्यों लग रही है, यूरिन ज्यादा क्यों आ रहा है, साइन एंड सिम्टम्स और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या देंगे पेशेंट को, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या रहेगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच है उसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे बनता है? ये हाइपोथैलेमस में बनता है। सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको स्टोर करके नहीं रखता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के बनाए हुए एडीएच हार्मोन को स्टोर करके रखती है, और रिलीज भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही होता है। हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन स्टोर करके रखती है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाएगा, हार्मोन्स बनाने के बाद उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देगा। सिर्फ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखता है बनाने के बाद। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन यही है कि ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो हार्मोन को स्टोर करके रखती है। जो वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है हमारी बॉडी में। वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी में भी ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। यानी अब जो भी हार्मोन है कभी भी कब अपना फंक्शन दिखाता है, जब उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड कर रहे हैं, यानी हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तभी अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो इस केस में भी जो एडीएच हार्मोन जो कि बन हाइपोथैलेमस में रहा है, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, उसके रिसेप्टर्स किडनी में प्रेजेंट है। किडनी में नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है। वहां से ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी डायरेसिस को रिड्यूस करने का काम करता है। डायरेसिस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी लॉस ऑफ वाटर को कम कर रहा है यूरिन के थ्रू, और वाटर लॉस को कम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब करवा देता है। इसीलिए इसका नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन है, यानी डायरेसिस नहीं होने दे रहा है, वाटर लॉस नहीं होने दे रहा है थ्रू यूरिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, उस वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा, क्योंकि वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब कर रहा है। अभी खुद कम हो गया तो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पेशेंट में आपको बहुत ज्यादा यूरिन देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट करेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है थ्रू यूरिन। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया की वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डिक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस के तीन रीजन हो सकते हैं, तीन टाइप्स की भी है ये उसी के बेसिस पे। रीजन क्या क्या हो सकता है? या तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक रीजन हो सकता है, दूसरा किडनी, और तीसरा एबनॉर्मल बिहेवियर। अब सबसे पहले सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल को हम क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी बोल देते हैं। अब इस केस में हाइपोथैलेमस या तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है, किसी एक की डिसफंक्शनिंग है, जिस वजह से एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से फर्दर एडीएच रिलीज नहीं हो रहा है, तो फर्दर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, उस वजह से पेशेंट में डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा। और यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस है, जिसमें कोई ब्रेन की डिसफंक्शनिंग है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग है, जिसकी वजह से एडीएच नहीं बना तो डायरेसिस को स्टॉप नहीं कर पाया, कम नहीं कर पाया, डायरेसिस ज्यादा हुई, वाटर लॉस ज्यादा हुआ। दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रो वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी जैसे हमने बोला कि इसके रिसेप्टर्स जो है वो किडनी में प्रेजेंट है, तो किडनी में अगर उसके रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो गई है, यानी जो रिसेप्टर्स हैं एडीएच हार्मोन के साथ बाइंड नहीं कर रहे हैं, अगर हार्मोन अपनी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो एक्शन भी नहीं दिखाएगा। इस केस में भी वही हो रहा है, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें एडीएच अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता है किडनी में जो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा होता है। थर्ड टाइप है साइकोजेनिक, जिसको हम डिप्सोजेनिक भी बोल देते हैं। इस केस में
पेशेंट जो है एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर करता है, पानी बहुत ज्यादा पीता है, जिस वजह से उसको बाद में यूरिन भी बहुत आता है। एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और ये स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें कि एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है पेशेंट में, उस केस में हमें साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिल सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, जैसे कि पेशेंट को यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यूरिन ज्यादा आएगा तो उसको प्यास भी ज्यादा लगेगी, यानी पॉलीडिप्सिया होगा, प्यास ज्यादा लग रही है। हाइपोवोलीमिया, क्योंकि यूरिन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है तो बॉडी में फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। इस केस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, इस केस में हाइपरनेट्रीमिया होगा, क्योंकि जो वाटर लॉस हो गया है उस वजह से जो रिमेनिंग ब्लड में सोडियम है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिस वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि कंसंट्रेशन कितनी है। अब ब्लड में से फ्लूइड वाला पार्ट लॉस हो गया है, उस वजह से ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है उतनी ज्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी है। लेकिन अब यूरिन ज्यादा बन रहा है तो यूरिन की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यूरिन में फ्लूइड वाला पार्ट ज्यादा है, जिस वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज होगी। ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपको हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से फ्लूइड लॉस कितना ज्यादा हो रहा है, पेशेंट यूरिन कितना पास कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेशन के साइन या जो भी हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े वो आपको पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे। यूरिन एनालिसिस आपको करना है। इस केस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.010 टू 1.030। इस केस में आपको 1.010 से कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी कम कंसंट्रेशन है उतनी ही कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन इस केस में कंसंट्रेशन कम है, फ्लूइड ज्यादा है यूरिन में, उस वजह से उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो गई। यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हुई, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, जैसा हमने पहले देखा। इस केस में आप वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम ओवरनाइट फ्लूइड लेने के लिए अलाउ कर देते हैं। फ्लूइड लेने के बाद पेशेंट को 8 घंटे के लिए फ्लूइड नहीं देंगे, जब तक कि उसका 5% बॉडी मास लॉस नहीं हो जाता है, 5% बॉडी वेट उसका लॉस नहीं हो जाता है, तब तक नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए उसको फ्लूइड नहीं देना है। इस केस में इसके साथ साथ आपने पेशेंट का बॉडी वेट जो है वो अर्ली मॉनिटर करना है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मॉनिटर करनी है हर 4 घंटे में, यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है हर 2 घंटे में। अब इस केस में हम ये करते क्यों हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट जब फ्लूइड नहीं ले रहा है, पहले जैसे हमने पेशेंट को फ्लूइड दिया ओवरनाइट, उसके बाद 8 घंटे के लिए उसको फ्लूइड नहीं देना है, तो जब हम फ्लूइड नहीं दे रहे हैं उसकी बॉडी कितना फ्लूइड बना रही है, कितना फ्लूइड लॉस कर रही है, वो हम चेक कर सकते हैं। किस तरीके से फ्लूइड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्टर कर रहा है, या पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, यानी कि अगर ब्रेन में या हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है, ट्यूमर है, सुप्रेसिंग ट्यूमर्स है, कोई और प्रॉब्लम है, वो आप एमआरआई के थ्रू आप देख सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें कि हार्मोन बन ही नहीं रहे हैं, तो इस केस में आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम डेस्मोप्रेसिन एंड DDAVP 1-डाइअमाइनो 8 डिआर्जिनिन वेसोप्रेसिन देते हैं। ये ADH के ही डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा जो डेस्मोप्रेसिन है ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है, तो ये हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हम दे सकते हैं, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट रहता है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीड बहुत ज्यादा करता है पेशेंट, उस केस में भी डेस्मोप्रेसिन हेल्प इस कंडीशन के अलावा। इसके अलावा अगर नेफ्रोजेनिक कंडीशन है, तो नेफ्रोजेनिक में रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो ऐसे ड्रग्स देने पड़ेंगे जो कि रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं, 2 ड्रग है हमारे पास, क्लोरप्रोपामाइड एंड कार्बामेज़ापाइन। जो क्लोरप्रोपामाइड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, यानी हम ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। कार्बामेज़ापाइन दे सकते हैं, ये भी रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स ADH जो है बाइंड कर सके रिसेप्टर्स के साथ, तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसके अलावा अगर एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस है उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस है। क्रॉनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस में वेसोप्रेसिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। थेराप्यूटिक रेंज कार्बामेज़ापाइन की 5 to 12 mg/dl है। साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में पेशेंट का बिहेवियर एबनॉर्मल था, तो आपको बिहेवियर थेरेपी देनी है। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन में मेन रहेगा, जैसे पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए चेक करना है, वाइटल साइंस पेशेंट की कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो शॉक में आपको देखना पड़ेगा
कि पेशेंट में बीपी कम हो रहा है, पल्स रेट ज्यादा हो रहा है, उसके लिए आपको पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। पेशेंट का वेट, बॉडी वेट जो है डेली मॉनिटर करना है, क्योंकि इस केस में पेशेंट 5 लीटर से भी ज्यादा यूरिन पास कर देता है। नॉर्मली एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो एक दिन में 1500 ml यूरिन पास करता है, यानी 1.5 लीटर पास करता है, लेकिन इस केस में 5 से भी ज्यादा, कई बार 10 से भी ज्यादा, 10 लीटर से भी ज्यादा पेशेंट यूरिन पास कर देता है। तो स्ट्रिक्टली पेशेंट का इंटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, वेट उसके डेली देखने हैं, वेट उसका डेली मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस देखना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए देखना है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, कौन सा हार्मोन इसमें अफेक्ट करता है, एडीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, सिम्टम्स में पेशेंट को यूरिन ज्यादा आता है, 5 लीटर से भी ज्यादा यूरिन आएगा और उस वजह से प्यास ज्यादा लगेगी। ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं या दूसरे ड्रग्स दे सकते हैं जो कि उसके सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में मेन हमें पेशेंट का इंटेक आउटपुट और वेट और वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं रेगुलरली। सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।